देखो लास्ट क्लास में हमने जो वो 3 इक्वेशन निकाली थी, उन तीनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ेंगे, जो कि कौन सी थी, ये डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आप अगर जोड़ोगे तो उस कंडीशन के अंदर जो इक्वेशन आपको आगे की तरफ मिलेगी वो कौन सी इक्वेशन होगी? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगी? बी एक्स अपॉन डेल बाई डेल एक्स, बी वाई अपॉन डेल बाई डेल वाई प्लस बी जेड अपॉन डेल बाई डेल जेड। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट के रूप में ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड ए कैप मिलेगा। अब देखो इन तीनों का ही क्या होगा? इन तीनों के साथ में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। पहले इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, फिर इसका वापस इसके साथ में। तो आप देखो बी एक्स की क्या आ गई? 3 टर्म्स आ गई। इसी तरीके से बी वाई की भी 3 टर्म्स आएगी, यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से। ठीक है ना? सॉरी, थोड़ा साइड में लिख लेता हूं, यहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरे को मालूम है। जहां तक देखो, ये जो डेल क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को अगर आप जोड़ोगे तो जो इक्वेशन मिलेगी वो किस प्रकार से मिलेगी? इसको इस प्रकार से, क्योंकि आप देखोगे तो बी एक्स की भी टर्म्स है, उसके बाद ए एक्स वाली टर्म्स है, ए वाई की है, बी वाई की है, ए जेड की है और बी जेड की है। तो एक तो बी एक्स की टर्म किसके साथ? डेल एक्स के साथ में। एक बी वाई की टर्म है वो डेल वाई के साथ में, प्लस बी जेड की टर्म डेल जेड के साथ। डॉट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड ए कैप। अगर आप इसको खोलोगे तो उस कंडीशन में देखो क्या टर्म्स, और एक इसके बाद में जो आएगा एक और टर्म्स, वो किसकी आएगी? ए एक्स वाले की आएगी। ए एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस ए वाई डेल वाई प्लस ए जेड डेल बाई डेल जेड। डॉट कोष्टक में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इनका आपस में क्या करो? प्रोडक्ट करो, गुणा करो। ठीक है, अब देखो जब आप इनका आपस में गुणा करोगे तो उस कंडीशन के अंदर, क्योंकि अगर अब यहाँ पे देखोगे तो ये क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पहले वाले टर्म से जो टर्म्स मिलेगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरे वाले से जो है वो आप लिख लेना, और जो अपने 3 इक्वेशन हमने लिखी थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उससे मैच कर लेना। देखना वही की वही इक्वेशंस मिलेगी जो हमने अभी सॉल्व की है, मतलब जो हमने लास्ट क्लास में निकाली थी वही की वही क्या मिलेगी आपको? तीनों इक्वेशन मिलेगी। अब देखो इस वाले को इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? बी एक्स डेल बाय डेल एक्स ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, बी एक्स डेल बाय डेल ए जेड बाय डेल एक्स आई कैप। अब देखो फिर से, अब बी वाई के लिए ये की टर्म लिखेंगे, बी वाई डेल बाय डेल वाई ए वाई आई कैप प्लस बी वाई डेल ऑफ वाई नहीं, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, उसके बाद में बी वाई ये जे कैप, ये के कैप, ये आई कैप डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल वाई ए कैप प्लस बी जेड डेल ऑफ, सॉरी वाई डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल वाई। अब देखो 3 टर्म्स और इससे भी निकलेगी बीजेड वाले से, तो यहां से क्या आएगा? बीजेड डेल ऑफ ए एक्स अपॉन डेल जेड आई कैप प्लस बीजेड डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल ऑफ जेड जे कैप प्लस बी
जेड डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल जेड ए की। ये तो टर्म्स किससे निकल गई, ऊपर वाले से निकल गई। अब देखो ऊपर वाले में अगर आप ऊपर वाली निकली उसके बाद में अब आप किस वाले की टर्म लिखो, नीचे वाले के भी टर्म्स को लिख लो। देखो मैं उस इक्वेशन, वो तीनों इक्वेशन आपको निकाल के बता दूंगा यहाँ से, फिर आप देखना उसने यहाँ पे ये किस प्रकार से लाया वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब देखो इस वाले की लिखते थे यहाँ टर्म, तो इस वाले की लिखेंगे तो क्या आएगी, ए एक्स डेल अपॉन डेल एक्स बी एक्स आई कैप, ए एक्स डेल ऑफ डी वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स जे कैप, प्लस ए एक्स डेल ऑफ डी जेड अपॉन डेल एक्स के कैप, प्लस ए वाई डेल ऑफ बी एक्स अपॉन डेल वाई आई कैप, प्लस ए वाई डेल ऑफ बी वाई अपॉन डेल ऑफ वाई जे कैप, प्लस ए वाई डेल ऑफ बी जेड अपॉन डेल ऑफ वाई ए कैप। अब देखो और एक टर्म ए जेड वाली, ए जेड डेल ऑफ बी एक्स अपॉन डेल जेड आई कैप, प्लस डेल ए जेड डेल ऑफ बी वाई अपॉन डेल ऑफ जेड जे कैप, प्लस ए जेड डेल ऑफ बी जेड अपॉन डेल जेड ए। देखो ये वाली सारी की सारी टर्म्स के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन। अब देखो इनमें से क्या करना है हम लोगों को, आई कैप वाली टर्म्स को सारी को अलग करना है, फिर जे कैप वाली सारी टर्म्स को अलग करना, फिर के कैप वाली सारी टर्म्स को अलग करना। तो देखो इन इक्वेशन ऊपर वाली को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म आई कैप वाली आपको लिखनी है, आई कैप के बाद कोष्टक लगा दो। अब अंदर बी एक्स डेल ऑफ ए एक्स अपॉन डेल एक्स, प्लस बी वाई डेल ऑफ ए एक्स अपॉन डेल वाई, प्लस बी जेड डेल ऑफ ए एक्स अपॉन डेल जेड। एक ये रही, फिर ये रही, फिर ये एक टर्म। अब देखो अब क्या करो, माइनस कौन सी वाली टर्म्स लिखेंगे, ए वाली, ए एक्स डेल ऑफ बी एक्स अपॉन डेल एक्स, माइनस ए वाई डेल ऑफ बी वाई अपॉन डेल एक्स, माइनस ए वाई, ऊपर एक्स ही आएगा, माइनस ए जेड डेल ऑफ बी एक्स ऑफ बी एक्स अपॉन डेल जी। ये टर्म्स मिल गई। अब देखो ऐसे कैसे, आई के बाद में जे वाली लिखोगे, जे वाली के अंदर सारी की सारी कौन सी आएगी, बी एक्स डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल एक्स, प्लस बी एक्स डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल वाई, प्लस बी जेड डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल, माइनस ए एक्स डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल एक्स, माइनस सॉरी बी वाई आएगा यहाँ पर, माइनस ए वाई डेल ऑफ ए बी वाई अपॉन डेल वाई, माइनस ए जेड डेल ऑफ ए बी वाई अपॉन डेल ऑफ जेड। ठीक है, ये कौन सी टर्म आ गई, सेकंड टर्म। अब इसी की तरफ तीसरी टर्म लिखेंगे हम। तो तीसरी टर्म में आप देखो ए कैप कोष्टक में क्या आ जाएगा आपके, बी एक्स डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल जेड डेल एक्स, प्लस बी वाई डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल वाई, प्लस
बी जेड डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल जेड माइनस ए एक्स डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल डेल एक्स माइनस ए वाई डेल ऑफ ए बी जेड अपॉन डेल वाई माइनस ए जेड डेल ऑफ बी जेड अपॉन डेल। ये तीनों टर्म्स उस समय भी निकली थी और अभी भी निकली है, ठीक है ना। आप देख लेना उससे और इनकी कंपैरिजन कर देना, ठीक है। अगर कोई भी मिस्टेक हो तो बाद में मेरे को बता देना, मैं आपको वापस सही करवा दूंगा। लेकिन आप देखोगे तो वही की वही तीन टर्म्स मिल रही है जो हमने कल की क्लास में निकाली थी। तो ये ध्यान रखना, ये जो तीनों टर्म्स जो है वो किसके मल्टीप्लिकेशन से मिल रही है, इन तीनों को जोड़ने पे फर्स्ट सेकंड प्लस थर्ड को जोड़ोगे तो उस कंडीशन डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा आपके बी एक्स डेल ऑफ डेल एक्स प्लस बी वाई डेल ऑफ डेल वाई प्लस बी जेड डेल ऑफ डेल जेड मल्टीप्लाई ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप माइनस ए एक्स डेल ऑफ डेल एक्स प्लस ए वाई डेल ऑफ डेल वाई प्लस ए जेड डेल ऑफ डेल जेड, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। अब देखो इसको आप किस रूप में लिख सकते हो, ये बी एक्स और डेल एक्स किसका किसका मल्टीप्लिकेशन है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे, आई कैप अपॉन डेल ऑफ डेल एक्स जे कैप अपॉन डेल ऑफ डेल वाई प्लस के कैप डेल ऑफ डेल जेड, तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, बी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर के रूप में लिख सकते हो। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आएगी, बी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर, बाहर मल्टीप्लाई के अंदर क्या आ जाएगा आपके ए वेक्टर माइनस, अब आगे और क्या आएगा, अब ए का और किसका है, डेल वेक्टर का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ए वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस। तो ये आप लोगों के किसका फॉर्मूला आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है इसलिए इसके अंदर क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मिस्टेक होती है, क्योंकि कभी कभार जो सेम सेम चीजें दिखने लग जाती है और उनको अपन सॉल्व करते जाते हैं तो वहीं पे मिस्टेक होती है और किसी जगह पे नहीं होती। क्यों, क्योंकि वही की वही चीजें बस नीचे वाले टर्म्स और साथ में मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। तो वहां पे कंफ्यूजन होता है कि अब कौन सी आएगी, अब कौन सी आएगी, अब कौन सी आएगी, पर है कुछ भी नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन है। एक बार मैच कर लेना, अगर वही इक्वेशन नहीं हो तो मेरे को बता देना, मैं फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सबसे पहले आपकी जो थ्योरम आती है वो कौन सी है, गाउस अपसरण प्रमेय। अब देखो इस प्रमेय में कुछ भी नहीं है, नॉर्मली इस प्रमेय का या फिर इससे आगे की एक और प्रमेय जो आएगी आपकी वो कौन सी होगी, स्टोक्स की प्रमेय। इन दोनों का क्या यूज है वो मैं आपको बता दूं, प्रूफ तो हम कर लेंगे कि इसका प्रूफ बहुत ही ज्यादा सरल है दोनों का ही। एक जो प्रमेय है ये गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय, इसका उपयोग जो किया जाता है मेनली किसी सदिश के पृष्ठीय समाकलन को किसमें चेंज करने के लिए, आयतन समाकलन।
इसमें बदलने के लिए किया जाता है आयतन समाकलन। पृष्ठीय समाकलन को अगर किसमें बदलना हो, आयतन समाकलन में बदलना हो, या फिर आयतन समाकलन को किसमें बदलना हो, पृष्ठीय समाकलन में बदलना हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो थ्योरम यूज की जाएगी वो कौन सी थ्योरम होगी, गॉस अपसरण प्रमेय। उसी प्रकार से किसी सदिश के रेखीय समाकलन को किसमें बदलना हो, पृष्ठीय समाकलन के, या फिर पृष्ठीय समाकलन को किसमें बदलना हो, रेखीय समाकलन के अंदर, तो उस कंडीशन में कौन सी थ्योरम यूज होगी, स्टोक्स की प्रमेय। अब देखो इसमें कुछ जो है आप लोगों के कर्ल और डाइवर्जेंस का यूज होगा, किस प्रकार से, कौन से के लिए पृष्ठीय से आप आयतन समाकलन में जाओगे, कौन से के लिए आप रेखीय से पृष्ठीय समाकलन के अंदर जाओगे, वहां पे कौन से में कौन से समाकलन में या कौन सी प्रमेय में कर्ल आएगा, कौन से में डाइवर्जेंस आएगा, वो आपको मालूम होना चाहिए। पहली बात तो ये गॉस अपसरण प्रमेय बोल दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें इस वाले प्रमेय में आप लोगों के लिए सदिश के लिए किसका यूज होगा, डाइवर्जेंस का यूज होगा। और इस वाले प्रमेय में आपको ये ध्यान रखना है सदिश के किसका यूज होगा, कर्ल का यूज होगा, ठीक है ना। तो एक के अंदर तो कर्ल आएगा और एक प्रमेय के अंदर किसका यूज हो रहा होगा, आपके डाइवर्जेंस का होगा। दोनों के यूज से क्या बनेगी आप लोगों के, पृष्ठीय से आयतन समाकलन और रेखीय से पृष्ठीय समाकलन के लिए क्या बनेगी, दो थ्योरम बनेगी। तो देखो सबसे पहले तो आप किसके प्रमेय की कथन लिख लो, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय की कथन। देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है इस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश फलन या राशि का पृष्ठ समाकलन उस सदिश के अपसरण के आयतन समाकलन के बराबर होता है। मतलब आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका आप क्या ले रहे हो, पृष्ठीय समाकलन निकाल रहे हो, तो वो पृष्ठीय समाकलन हमेशा किसके बराबर होगा, उसी सदिश राशि के डाइवर्जेंस के किसके, आयतन समाकलन के समान हो या उसके बराबर होगा। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, एस ऑफ ए वेक्टर डॉट डी, एस वेक्टर किसके बराबर होता है आपके, वी डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू डी। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सूत्र जो है ये सही है या गलत है, गलत है वो किस तरीके से, मतलब एक अप्रोक्सीमेशन क्या लग सकता है इसमें कि आप देखो ए और डी एस का पृष्ठीय क्षेत्रफल की डायरेक्शन और उस वेक्टर क्वांटिटी का आपस में क्या हो रहा है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से कैसी राशि मिलेगी, अदिश राशि रिजल्टेंट के रूप में। तो यहाँ से भी कैसी राशि मिलनी चाहिए, अदिश राशि। और आप देखोगे तो यहाँ पर भी डेल संकारक और ए वेक्टर का क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो हमेशा आप लोगों को यहाँ से भी कैसी क्वांटिटी मिलेगी, एक अदिश राशि। इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है आप लोगों के एकदम सही है। अब देखो इसका प्रूफ, और एक नीचे इसके अंदर एक और पॉइंट लिख देना, इस प्रमेय का उपयोग जो हमेशा किसके लिए किया जाता है, इस प्रमेय का उपयोग पृष्ठ समाकलन को किसमें, आयतन समाकलन में बदलने के लिए किया जाता है। पृष्ठ समाकलन को किसमें, आयतन समाकलन में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो अब इसका प्रूफ है, ठीक है, मेनली तो इसका प्रूफ सिंपल सा है, जैसे कि ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी एक ये क्या है, एक सदिश क्षेत्र का या सदिश राशि का एक क्षेत्र है, मान लो कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी ए है जिसका फील्ड क्या है, इस प्रकार से है, ठीक है। इस फील्ड के अंदर एक कोई भी एस गर्म
क्षेत्रफल तथा v आयतन का क्या रखा गया है, एक पृष्ठ रखा गया है। और मान लीजिए इस पृष्ठ से निकलने वाले अगर आपको फ्लक्स का मान लिखना है या मान निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक छोटा सा अल्पांश लेना पड़ेगा। मान लो कि एक ds अल्पांश है या ds क्षेत्रफल का एक अल्पांश है, जिसके या फिर एक छोटा सा अल्पांश जिसका क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल ds तथा उसका आयतन क्या है, dv। अगर इस छोटे से क्षेत्र में से निकलने वाले फ्लक्स का मान आप ज्ञात कर लेते हो, तो पूरे क्षेत्रफल का भी आप क्या कर सकते हो, पूरे पृष्ठ में से निकलने वाले फ्लक्स का मान भी आप ज्ञात कर सकते हो। या फिर आप ये बोल सकते हो कि कोई भी पृष्ठ है उसमें से जितनी सदिश क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है, एकांक आयतन या एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली टोटल क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होती है वही क्या कहलाती है, आपके फ्लक्स कहलाती है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अगर फ्लक्स का मान ज्ञात करना है तो वो फ्लक्स का मान क्या होगा, ds क्षेत्र में से निर्गत फ्लक्स क्या होगा। देखो शॉर्ट में करवा रहा हूँ, बाकी तो नोट्स में लिखा हुआ आप लोगों को पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा इसका। इसमें फिर आगे स्टार्ट में 4-5 लाइनें लिखनी पड़ेगी। माना कि एक कोई भी सदिश क्षेत्र ए है जिसमें एक कोई पृष्ठ S रखा हुआ है, उससे निकलने वाले टोटल फ्लक्स का मान फाई है, तो उस कंडीशन में उसको ज्ञात करने के लिए मैंने माना कि एक स्मॉल अल्पांश क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल स्मॉल आप पृष्ठ ले लो जिसका क्षेत्रफल क्या है ds, जिसका आयतन dv है, तो इसमें से निकलने वाले फ्लक्स का मान लिखोगे, फिर उसका क्या करोगे, इसके टोटल एरिया के सापेक्ष आप क्या करोगे, पृष्ठीय समाकलन करोगे। तो ये सारी चीजें मैं लिखी नहीं पड़ेगी, उससे अच्छा आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए कि अगर एक छोटे से पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कर ले, तो उस पूरे उसका उस छोटे से पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स का अगर हम क्या कर लेंगे, टोटल एरिया के सापेक्ष अगर हम समाकलन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरे पृष्ठ में से निर्गत फ्लक्स का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ से निर्गत फ्लक्स या सदिश क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी, क्या होगी आपकी, डी फाई इजिकल्स टू ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इस तरीके से आप लिखते हो। ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो काफी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बाकी सब चीजों में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होगा। अब देखो तो संपूर्ण पृष्ठ एस से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, फाई इज इक्वल टू एस ऑफ डी फाई। तो यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, फाई इज इक्वल टू एस ए वेक्टर डॉट डी एस। ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर आ गया। अब देखो हमने जब सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस पढ़ा था, तो डाइवर्जेंस की परिभाषा या से या अपसरण की परिभाषा से हम क्या जानते हैं, अपसरण सदिश क्षेत्र के अपसरण की परिभाषा से डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल फ्लक्स अपॉन वॉल्यूम। मतलब एकांक आयतन में से निर्गत कुल फ्लक्स तथा उसी एकांक आयतन में से जो कुल निर्गत फ्लक्स जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, अपसरण को प्रदर्शित करता है। ये आपने जब डाइवर्जेंस पढ़ा था उस समय मैंने बताया था। अब देखो टोटल फ्लक्स कितना है यहाँ पे 5, और पूरे पृष्ठ का आयतन कितना है v। ठीक है, और दूसरी चीज ये, इस v को आप किस प्रकार से भी लिख सकते हो, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, v ऑफ dv के रूप में भी लिख सकते हो। मतलब इस स्मॉल आयतन का अगर आप आयतन समाकलन करोगे तो आपको उस पूरे पृष्ठ का क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। तो इस वजह से इसको क्या लिख सकते हो, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, पाई अपॉन v ऑफ dv लिख सकते हो। अब देखो इसका किधर की तरफ, इधर की तरफ ट्रांसफर करो, तो उस कंडीशन के अंदर डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर dv ही इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके फाई।
और इस फाई का मान जो है आपने यहाँ पे ये निकाला था, ये फाई का मान इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, एस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी एस वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, वी डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये आपको क्या प्रूव करना था, ये क्या है आपके गॉस अपसरण की क्या है, जिसमें पृष्ठीय समाकलन किसमें परिवर्तित हो जाता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का उस सदिश के अपसरण के आयतन समाकलन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब देखो एक और थ्योरम है स्टोक्स की थ्योरम, उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और उससे आगे कुछ और टॉपिक्स भी है वो हम करेंगे। ये यूनिट अब शायद आप लोगों के 2/3 भाग इस यूनिट का कंप्लीट हो चुका है, 1/3 भाग बचा है, तो वो भी 4-5 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा।